हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जो मिक्स का होगा, है ना। जैसे अकाउंट्स में अमलगमेशन, थोड़े बहुत क्वेश्चन गुडविल के होंगे, अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन और थोड़ा बहुत जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से होगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो होने वाला है, ठीक है, आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास में होगा और उसको करेंगे, फिर मजा आएगा, है ना। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन इस तैयारी को थोड़ा और मजबूत करते हैं और अब चलते हैं कहाँ, क्लास में। आइएगा जी, देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑलरेडी 225 लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आपकी तैयारी और जबरदस्त हो। अगर आप भी नए हैं तो भैया यहाँ पे आइए, यहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। लगभग 35 लेक्चर्स हैं जो आप 3 से 4 दिन में भी अगर कंप्लीट करेंगे तो आपका सारा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। एक बार ओवरव्यू दिमाग में रह ही जाएगा, है ना। तो वो सारा काम कर लीजिएगा और इसके बदले में बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होंगे वो सारे की तैयारी यहाँ फ्री पे होगी, चाहे किसी भी स्टेट की हो, है ना। चलिए, तो फिर और क्या करना है भाई, ये देखिए व्हाट्सएप पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो। आप कर रहे हैं क्या, एमसीक्यू ऑन रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना। क्या कह रहा है सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड टू, भाई साहब कहाँ एक्सटेंड हो गया है सब। अब जम्मू कश्मीर पहले पहले वाला हुआ था, जब कब सर, जब 370 वाला इशू था उससे पहले ये एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लिखते थे, लेकिन जब से ये हुआ है तो भैया अब क्या, अब होल इंडिया में आपका एक्स ये हो गया है, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो कहाँ, संपूर्ण भारत में। चलिए, फर्स्ट का आंसर हो गया द होल ऑफ इंडिया। आई कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी फॉर ए प्रोमिसरी नोट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर इसका पीरियड जो है वो है 12 मंथ्स। कितने का है, 12 मंथ्स का। अगर चेक की बात करें तो 3 महीने का है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण लिखित अधिनियम के 1881 के तहत प्रकरण लिखित नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या बोलता है। प्रोमिसरी नोट तो है सर, बिल्कुल है। सर ये प्रोमिसरी नोट सेक्शन क्या है, 4, चेक सेक्शन 6 और डिमांड ड्राफ्ट तो सर इसी के कैटेगरी में आ गया, तो ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वाउचर नाम का कुछ चीज हमने नहीं देखा है, तो आंसर क्या होगा सर, आंसर आपका हो जाएगा वाउचर। वाउचर बिल्कुल गलत है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। सर आपने पी बताया, चेक के लिए बताया, ठीक है। सेक्शन 4 और सर सेक्शन 5 किसका है सर, सेक्शन 5 जो है वो है प्रोमिसरी का। किसका है, प्रोमिसरी का। तो याद रखिएगा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी का 4 है, पीबीसी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सेक्शन 4, 5 और 6 याद रखिएगा, पीसी फॉर प्रोमिसरी नोट, बी फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज और सी फॉर चेक, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया वाउचर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द डेट कैन बी ट्रीटेड एज, क्या होगा बताओ, क्या इनवैलिड होगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं। पोस्ट डेटेड, सर पहले बोल रहा है तो पोस्ट कैसे होगा, इसको बोलते हैं एंटी डेटेड। एंटी डेटेड मतलब पूर्व दिनांकित, मतलब वैसा चेक जिसमें डेट नहीं मेंशन हो, है ना, उसको बोल सकते हैं क्या, एंटी डेटेड, बिना डेट का चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन होता है, ड्रॉवर होते हैं, ड्रॉई होते हैं। ड्रॉई कौन, ड्रॉई जो पेई, है ना, और ड्रॉवर ड्रॉवर कौन, बिल लिखता है। और बिल कौन लिखता है, क्रेडिटर, है ना, क्योंकि बिल क्रेडिटर इसलिए लिखता है क्योंकि वो बोलता है कि भैया मैं जिसको तुम्हें पैसे लाने के लिए कहूंगा, मतलब पैसे देने के लिए कहूंगा, या मेरे द्वारा किसी इंसान को कहा जाएगा, या मुझे खुद, या कोई अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा तो आप क्या करोगे, उसको पैसे दे दोगे। ये बात कौन कर क्या लिखता है, क्रेडिटर, और फिर डेटर उसको क्या करता है, साइन करके बिल को एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा क्रेडिटर। कि विनिमय का बिल किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऋणदाता, है ना, जो ऋण देने वाले हैं के द्वारा, क्रेडिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स अ पर्सन हु हैज टेकन इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब नियत समय में धारक वह व्यक्ति है जिसने उपकरण ले लिया है, या इसको इसको बोलते हैं इन फेथ में, सही, गुड फेथ में
समझा के बुझा के जो है वो ले लिया, यानी कि अच्छे विश्वास से लिया, इसको बोलते हैं होल्डर इन सॉरी इन गुड फेथ में। किसमें लिया? इन गुड फेथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। आई क्या रहा? चेक इज ऑलवेज, चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है सर? बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमिसरी नोट है? नहीं सर। डिमांड ड्राफ्ट है? टाइप हो गया, लेकिन एग्जैक्ट चेक का डेफिनेशन क्या है? अ रिटन ऑर्डर टू बैंक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ध्यान से देखिए, किसी बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का लिखित आदेश। ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान से समझिएगा। जब भी चेक आप लिखते हैं तो वहां पे नाम देते हैं, वहां पे अमाउंट देते हैं जी। तो आप क्या करते हैं? वो चेक बोलते हैं लो ले जाओ मेरे बिहाफ पर बैंक को दे देना, बैंक तुमको ये पैसा दे देगा। तो आपने क्या बोला? बैंक को आदेश दिया। बैंक कस्टमर, कस्टमर है तो बैंक को आपने आदेश दिया कि मेरे द्वारा दिए गए इस व्यक्ति को इतनी राशि आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिटन ऑर्डर होता है बैंक को कि भैया आप इतना अमाउंट पे कर दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा ख, यानी कि डी। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान देखिएगा। हाँ जी, क्या है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ए मेथड यूज्ड टू। मुद्रास्फीति लेखांकन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किया जाता है किसमें? क्या करेक्ट एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वित्तीय विवरणों की त्रुटियां ठीक करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है? एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव के वित्तीय विवरण समायोजित करने में। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। एडजस्ट क्या करेगा? फाइनेंशियल इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होता है ना, बेसिकली उसको देख। जब इन्फ्लेशन, जो मैं अगर आपने नहीं पता है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक वीडियो है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन का डिफरेंट मेजर्स को लेते हुए कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के को हैंडल करती है, और प्राइस स्टेबिलिटी पे भी समझाया है। तो वो भी बात आप जाके देख लीजिएगा वीडियो में, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी लिखा होगा। चलिए, आपको पढ़ना है इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, इसके बाद आपका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। प्राइमरी पर्पस नहीं है ना? क्या है? प्राइमरी पर्पस नहीं है। तो कह रहा है टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो भैया है ना? तो काम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, तो ये तो है, तो ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ओवर टाइम। तो देखिए, फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करने के लिए ना हमारा फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, और हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं ना। तो ये इसका आंसर सही होगा। यही जो है वो प्राइमरी पर्पस नहीं है इन्फ्लेशन का। उसके बाद कह रहा लोअर टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी। सर यही तो देखता है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी कितना, किसी कंपनी का देनदारी कम करना है। तो ये भी इसका क्या है? ये तो है। कह रहा है एसेस द परचेजिंग पावर। सर परचेजिंग पावर के लिए भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी, आई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एज्यूम दैट द हिस्टोरिकल कॉस्ट of asset and liabilities will be adjusted to their current market values। देखिएगा, कह रहा मुद्रास्फीति लेखांकन की कौन सी विधि यह मानती है कि परिसंपत्तियों और देनदारियों की ऐतिहासिक लागत उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर समायोजित की जाएगी। बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए, है ना? सर इसको बोलते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, जो करंट मार्केट वैल्यूज पे बात करता है उसको बोलते हैं वर्तमान लागत लेखांकन। आपका ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या कह रहा है? Which type of crossing is a safeguard against the fraudulent encashment of check। देखो यार, अगर चेक की बात करें ना तो दो तरह के क्रॉसिंग्स होते हैं। एक होता है, मान लो ये चेक, ठीक है, ये होता है एक तरह का क्रॉसिंग, नॉर्मल क्रॉसिंग, जिसमें क्या करोगे, इस चेक को लेके जाओगे तो क्या करेगा, ये चेक तुमको कैश में नहीं देगा, तुम्हारे अकाउंट में दे देगा, बात खत्म जी। एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग, डबल। अगर तुम ऐसा कर दिए और बीच में नाम लिख दिए तो भैया जिस बैंक का नाम लिखा रहेगा ना उसी बैंक में जाएगा वो पैसा तुम्हारा, बाकी किस, बात समझ में आ रही हो? तो यहाँ पे बोल रहा है सेफ गार्ड, फ्रॉडलेंट से सेफ गार्ड करने के लिए। तो अगर तुम्हारे बैंक में अकाउंट है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? स्पेशल। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, चलो। कह रहा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हेल्प्स इन असेसिंग द, क्या इन्फ्लेशन का नहीं, कह रहा मुद्रास्फीति लेखांकन निम्नलिखित का आकलन करने में मदद करता है।
तो मुद्रास्फीति किसकी मदद करता है, देखिए पढ़ते हैं पहले, है ना। आइए, कह रहा है रियल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है, एसेट और लायबिलिटीज का इकोनॉमिक वैल्यू चेक करने में, है ना, कि भैया अभी क्या है ना, इसी के बेस पे तो बना है मुद्रास्फीति, नहीं तो रियल इकोनॉमिक वैल्यू, परचेजिंग पावर, है ना, उसी की बात तो ये कर रहा है। और इसी के लिए इसका आंसर क्या होगा, किसी कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का वास्तविक आर्थिक ये आपका इन्फ्लेशन किया जाता है। तो ये क्या ये होगा, करंट मार्केट प्राइस नहीं, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी नहीं, लिक्विडिटी ऑफ कंपनी एसेट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आइए आपका पहला आंसर। चलिए, कह रहा विच इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड इज अ मोर कंजर्वेटिव इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बताओ कौन सा मेथड है, बताओ बताओ। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। देखो क्या कह रहा है, संपत्ति और देनदारियों के उपचार में कौन सी मुद्रास्फीति लेखांकन पद्धति अधिक रूढ़िवादी है। तो ये कंजर्वेटिव मेथड है क्योंकि ये हिस्टोरिकल बेसिस पर काम करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए अब आ जाइए, कह रहा द राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑफ ए चेक अगेंस्ट अ बैंक नोन एज, ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत सारे लोग क्रॉस चेक कर देंगे और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन राइट बोल रहा है, अधिकार, है ना। जब अधिकार की बात करें तो भैया वो मेरा संवैधानिक होना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिले तो इसको बोलते हैं क्या, संवैधानिक सुरक्षा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीडेटेड तो बता दिया मैंने, ये एंटीडेटेड क्या होता है सर, बिना डेट का चेक, क्रॉस चेक भी बता दिया, दूसरे के होते हैं जनरल ड्रेक स्पेशल। चलो आ जाओ, ध्यान से इसको पढ़ना, इसका आंसर जो देगा, चलो 2 मिनट स्क्रीन रोकना, क्वेश्चन देखना, तब आंसर, तब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है। चलो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट पेबल टू, इसको पेबल नहीं होगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है सर, ड्रॉयर बनाता है ड्रॉवी के बिहाफ पे, ठीक है। ड्रॉयर लिखता है यानी कि क्रेडिटर लिखता है डेटर के लिए, तो क्रेडिटर क्या बोलता है उसको कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम पर एक बिल रखना हूं, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम क्या करना, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को पैसा दे देना जिसको मैं कहूंगा, या फिर जो इस इंस्ट्रूमेंट को लाएगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लाएगा उसको दे देना, या कोई होल्डर होगा जो गुड फेथ में होगा तुम उसको देना जिसको मैं कहूंगा, यही चीज बोलता है। लेकिन ये कभी नहीं बोलता है कि किस पर्सन को देना, तो कोई एक पर्सन को कहता है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट पेबल टू अ पर्सन, टू पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन जिसको क्रेडिटर ने बता रखा है। बात समझ में आई, तो आंसर हो जाएगा ए, एक व्यक्ति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ए कंडीशन फॉर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब कंडीशन क्या है, देखो क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राक्रम लिखत के लिए शर्त नहीं है ना, कंडीशन नहीं है, तो इट शुड बी राइटिंग, कंडीशन है ना, क्या बोल रहे हो, कंडीशन है कि नहीं। इट शुड बी साइंड बाय द ड्रॉयर, कंडीशन है तो ये नहीं होगा। इट शुड बी डेटेड, ये क्या है, इट शुड बी पेबल ऑन डिमांड, ये भी है, तो आंसर क्या होगा ग, यानी कि। चलिए अब आइए 17 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है which type of merger involves two companies in the same industry at the same stage of the production process। ये बात ध्यान रखिएगा जगह पे, चाहे हॉरिजॉन्टल आपका कम्युनिकेशन का बात करें, हॉरिजॉन्टल मर्जर का बात करें, हॉरिजॉन्टल किसी भी चीज की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल पे, ठीक है। अगर जूता इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर रही है दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर कोई इंडस्ट्री, मान लो जूता इंडस्ट्री है और किसी फूड इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर रही है दैट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। और ठीक है, और उसके बाद है हॉस्टाइल मर्जर। वर्टिकल मर्जर होता है छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करिए। हॉस्टाइल मर्जर मतलब, हॉस्टाइल मर्जर वो मर्जर होता है जब कोई एक कंपनी को बिना बताए का एक्विजिशन कर लेती है, बोलते हैं हॉस्टाइल मर्जर, ठीक है। तो इसीलिए सेम स्टेज है तो इसका हॉरिजॉन्टल मर्जर हो, क्या होगा हॉरिजॉन्टल। चलिए क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर ये है, आइए ध्यान समझिएगा, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव बीइंग अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। क्या प्राइमरी मोटिव होगा बताओ, अचीविंग कॉस्ट सिनर्जी, वर्टिकल इंटीग्रेशन, समूह विलय के पीछे क्या उद्देश्य है। तो लागत तालमेल करना बिल्कुल नहीं, लंबवत नहीं, विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। आओ देखो इसको ध्यान से समझ,
कह रहे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इन्वॉल्व्स अ मर्जर बिटवीन टू बिजनेस दैट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। एक बात ध्यान समझ, वही मैं बोल रहा था, कोई भी बिजनेस जैसे फूड इंडस्ट्री वाला और एक जूता इंडस्ट्री वाला मर्ज हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। अब इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज का ध्यान समझिए। अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि चाह रहा होगा कि फूड इंडस्ट्री वाला चाह रहा होगा हम किसी और इंडस्ट्री में चाहें, ठीक है, तो वो किसी और इंडस्ट्री में चला जाएगा। अगर मान लो जूता वाला इंडस्ट्री चाह रहा होगा कि हम फूड इंडस्ट्री में मूव करें, तो वो इसमें चला जाएगा। इसीलिए बोलता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सिनर्जीज मैच करने के लिए कि भैया हमारी एनर्जी बहुत सारे मिलके बनती है सिनर्जी, एनर्जी का 5-6 चीज मिला दो तो उसको बोलते हैं सिनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस केस, ज्यादा कैश है तो उसके बेनिफिट्स के लिए चले जाएंगे, भाई मेरे पास बहुत पैसा हो गया तो हम भैया किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जी। इंप्रूव कस्टमर बेस, अब मान लो जूता वाला का जो कस्टमर बेस है वो फूड वाला चला जाएगा, फूड वाला का जो कस्टमर बेस है वो जूता वाला के पास चला जाएगा, तो क्या हो गया, कस्टमर बेस बढ़ गया, मतलब कस्टमर जितने होंगे उसके डबल हो गए जी। ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस ना हो उस वजह से गड़बड़ा जाता है, कॉम्प्लिकेशन होगा और गवर्नमेंट का इशू आता है। ये था कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का कहानी, और इसका आंसर क्या था, डाइवर्सिफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। ध्यान से समझिएगा, प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है। प्रोमिसरी नोट मतलब कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जितना का रुपए का भी ऋणी हूं आपको पे करूंगा, इतने टाइम तक मैं प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं ही पे करूंगा। यहां कोई सामने वाला एक्सेप्ट करने का बात आ रहा है नहीं, तो अनकंडीशनल प्रॉमिस तो है, साइंड बाय मेकर ये भी है, पेबल ऑन डिमांड ये भी है, लेकिन एक्सेप्टेंस की कोई बात यहां नहीं आती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में है, क्योंकि क्रेडिटर लिख रहा है और तब जाके डेटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है। यहां पे तो डेटर खुद ही लिख रहा है, खुद ही प्रॉमिस कर रहा है कि हम पे करेंगे, तो एक्सेप्टेंस कहां से आएगा। बात समझ में आ रही है जी सर। इसीलिए स्वीकृति ये ऐसी कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ एक्विजिशन इज मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ द टारगेट कंपनी मैनेजमेंट। देखो यार, कह रहा है किस प्रकार का अधिग्रहण लक्ष्य कंपनी के प्रबंधन की किया था, मतलब मुझे सामने वाले कंपनी को खरीदना है, बिना बताए मैंने उसको खरीद, ठीक है, मतलब उसको वो बेचना चाह रहा होगा तब कि मैंने उसको खरीद लिया है ना, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन या शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते, क्या कह रहा है ध्यान से समझ। कह रहा है तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ये, a check is an unconditional order to a specified banker to pay some mentioned in the check। बात है, चेक क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, कंडीशन लगा होता है, आप एक स्पेसिफाइड बैंकर को दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई जो मेंशन नाम है कितना रुपया है वो चेक में आप उसको, हाँ गलत है, बिल्कुल सही है। दूसरा, a check can be drawn only by person who has his account with bank while a bill can be drawn by a person। बिल्कुल बात है, अगर आपके पास आप चेक को आप ये करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वो किसी पर्सन से भी किया जा सकता है। स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है। दूसरा, अ चेक में बी क्रॉस्ड बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड। 100% बात सही है, चेक को हम क्रॉस कर सकते हैं जनरल स्पेशल, बिल को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसीलिए तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए, व्हाट इज रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर क्या बताइएगा, तो कह रहा है अ मर्जर इन विच अ लार्जर कंपनी एक्वायर अ स्मॉलर वन, नहीं को नहीं बोलते रिवर्स मर्जर। अ मर्जर बिटवीन टू कॉम्पिटिटर्स को भी नहीं बोलते हैं। अ मर्जर वेयर अ प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक बाय मर्जिंग अ पब्लिक सेल कंपनी, ये बिल्कुल सही। एक मर्जर होता है जहां प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी के पास चली जाती है और पब्लिक कंपनी से मर्ज हो जाती है, क्या बोलते हैं, रिवर्स मर्जर। आओ समझो, देखो कह रहा है रिवर्स मर्जर स्ट्रेटजी टू लिस्ट अ प्राइवेट कंपनी बी एक्वायर एन ऑलरेडी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनी। बात समझ में आया, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। चलो आई, विच इज अ प्रॉमिसरी नोट, बताओ क्या कौन सा होगा। कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर्ड टू हिम बाय माय ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन है। आई प्रॉमिस टू पे 507 days आफ्टर माय मैरिज, ये भी कंडीशन है। आई एक्नॉलेज माय सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी एंड 1000 रुपीज टू बी पे ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, ये देखो यही कहता है, ध्यान समझना। कह रहा मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बी का ऋणी हूं,
प्राप्त मूल्य के लिए मांग 1000 रुपए का भुगतान किया जाना है। सर बिल्कुल सही है। डी में देखिए, आई प्रॉमिस टू पे ऑन डी का डेथ, डी मरेगा तो भाई साहब पैसा देगा वो। डी लिव्स मी एनफ टू पे दैट सम। बताओ मैंने पेमेंट क्या किया था, मैं बी को रुपए का भुगतान करने का वादा करता हूँ डी की मृत्यु पर 500 रुपए, बशर्ते डी मुझे उस राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त छोड़ दे। देख लो कंडीशन नालायक है, मरने वरने की बात कर रहा है। तो आंसर आइए क्वेश्चन 24 ध्यान से समझिए। When a bill is said to be dishonored, कब एक बिल को डिसऑनर कह दिया जाता है, ठीक है। आइए ध्यान समझिएगा। कह रहा वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज एंड बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। अब बिल अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो बिल हो गया, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द सेवरल ड्रॉवीज मेक डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस। बोटा कोई भी ड्रॉवी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, भाई साहब ड्रॉवर लिख रहा है, ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल कहीं के लिए रहेगा, ये भी गलत है, यानी कि ये भी गलत बात है। यहाँ के लिए डिसऑनर्ड बिल्कुल सही, तो हो जाएगा बिल डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉ। अगर कोई भी चीज कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ड्रॉ किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हो जाएगा क्या आपका डिसऑनर। ये तीनों का तीनों सही है और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट फॉर मर्जर और एक्विजिशन। क्या कह रहा है, कौन सा पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है। इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होगा, नी इंक्रीज कंपटीशन नहीं। अगर कोई मर्ज करना चाहता है तो बेनिफिट नहीं है ये कंपनी। अगर कंपटीशन को इंक्रीज करना होता तो वो मर्ज नहीं करता। फॉर एग्जांपल मान लो दो कंपनी अपने पास, पेप्सी कोका कोला, ठीक है। पेप्सी और कोका कोला अगर मर्ज हो जाती ना, तो जो तुम 90 रुपए में पेप्सी पीते हो या कोका कोला पीते हो, वो सीधे 200-250 में, ठीक है। तो वो अगर मर्ज हो जाती तो भैया कंपटीशन कम हो जाता, बढ़ता नहीं। अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसी बेनिफिट नहीं, यही चीज है, नॉट पोटेंशियल बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? कह रहा है व्हाट इज एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। कह रहा है विलय और अधिग्रहण के संदर्भ में अविश्वास विनिमय, a regulation that prevents companies from merging or acquiring competitors to। भाई साहब पहला वाला ही तो आंसर है कि एक ऐसा विनियम जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कंपनियों को विलय करने या प्रतिस्पर्धियों को अधिकरण करने से रोकता है, को बोलते हैं एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन, ठीक है, पहला वाला है। बाकी देख लो, ए रेगुलेशन दैट इनकरेज मर्जर टू रिड्यूस कंपटीशन। भाई रिड्यूस कंपटीशन कम करने के लिए कोई मर्जर थोड़ी होता है, मतलब सारा मर्जर तो इसी के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। A regulation that favors conglomerate mergers, बिल्कुल नहीं। A regulation that applies to only international acquisition, तो एंटी ट्रस्ट बोल रहा है ना, एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन, तो वही फेयर कंपटीशन चले, ये चीज ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में चलो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द गुडविल ऑफ ए कंपनी। कौन सा चीज जो है वो कंपनी के अफेक्ट नहीं। तो लोकेशन ऑफ कस्टमर, कंपनी का कस्टमर, अरे भाई साहब कंपनी के कस्टमर क्या फर्क पड़ने जा रहा है गुडविल को, कोई फर्क नहीं पड़ने, यही तो आंसर होगा। नेचर ऑफ बिजनेस से फर्क पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ कंपनी मैनेजमेंट से फर्क पड़ेगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। कंपनी के ग्राहकों का स्थान से कंपनी के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ, द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो भैया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो बेसिक चीज है, इसको भी आना चाहिए। व्हाट इज द पॉइजन पिल डिफेंस स्ट्रेटजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अब ये पढ़ा था ना हॉस्टाइल मर्जर, जबरदस्ती किसी को आपने मर्ज कर लिया अपने में, अब वो उसका बदला लेने के लिए एक तरीका है, ये पॉइजन पिल बोलते हैं। स्ट्रेटजी टू मेक द एक्विजिशन मोर अट्रैक्टिव टू द टारगेट कंपनी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अ डिफेंस मैकेनिज्म टू बेटर हॉस्टाइल टॉक। देख लो ये बात बिल्कुल, जो भी शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण जो कर लिया है ना, उसको रोकने के लिए एक रक्षा तंत्र है जिसको पॉइजन पिल कहा जाता है। ठीक है चलो बात समझ में आ रहा हो ना। जैसे मैं बड़ी कंपनी, मैंने छोटी कंपनी को हायर कर लिया या रिक्वायर कर लिया, उसको मैनेजमेंट को बिना बताए, तो अब वो कंपनी एकदम गुस्सा से बोलेगी अरे अब मैं इसको बता करूंगा, और उसके उसी को डिफेंस करना चाहेगी, इसी पॉइजन पिल। चलो हाउ गुडविल इज टिपिकली वैल्यूड, कैसे गुडविल वैल्यूड होता है, बताओ कैसे होता है। तो ये होता है क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, बिल्कुल भी नहीं। गुडविल होता है फेयर मार्केट वैल्यू पर। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि तुम्हारी कंपनी के जो भी
4 करोड़ की, ठीक है, और उसका एसेट वैल्यूएशन 5 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ गुडविल। क्या 10 साल बाद भी तुम 1 ही करोड़ गुडविल रखना चाहोगे? नहीं ना। उस समय तुम अपनी वैल्यू लगाओगे ना, और उस समय के हिसाब से देखोगे ना कि भैया क्या है, फेयर मार्केट। बात समझ में आई कि नहीं? आगे तो यार चलिए आ जाओ। कंपनीज में कंबाइन इन द फॉलोइंग वेज, कंबाइन हो सकती है। पहला अब्जॉर्प्शन, दूसरा अमलगमेशन। क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से कंबाइन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मर्जर, थर्ड में होगा मर्जर, तो जिसमें थर्ड नहीं है यहाँ कर लो थर्ड, एनी एक्सेप्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड को छोड़कर, फोर नहीं, फोर तो हो ही सकता है, तो ये हो जाएगा डी, एनी एक्सेप्ट थर्ड, थर्ड है ना। गड़बड़ी, चलो क्या कह रहा है ध्यान में देखिएगा, कह रहा है मैंने बिजनेस इज परचेज्ड एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल एसेट माइनस द लायबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड। अरे भाई साहब परचेज कर रहे हो, एसेट में से लायबिलिटी को हटा दिए, जो एक्स्ट्रा चीज बचाओ क्या, गुडविल, सिंपल सा चीज है, क्या है ना। चलो गुडविल नेक्स्ट, व्हेन डज गुडविल अराइज इन द बिजनेस, कब होता है बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो तो जल्दी से। क्या बिजनेस इज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड, जब शुरू में, अरे कैसे बात कर रहे हैं सर, जब शुरू में ही बिजनेस हम देंगे तो कैसे हो जाएगा, जब कोई व्यवसाय के प्रारंभ में, अभी हम बिजनेस शुरू किया, मेरा गुडविल बन गया, अब आप लोग की वजह से गुडविल बन रहा है, नहीं। कह रहा है व्हेन अ बिजनेस एक्वायर्स अनदर बिजनेस फॉर अ प्राइस एक्सीडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स, ये बात बिल्कुल, जब मैं किसी दूसरे कंपनी को खरीद लूंगा के एसेट से, उसके एसेट्स वैल्यू को देखकर, है ना, क्या, या परचेज कंसीडर, बेसिकली एक वर्ड में बोला जाए परचेज कंसीडर। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर एक्विजिशन, ध्यान रखना, आफ्टर एक्विजिशन, अगर एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट है रेवेन्यू प्रॉफिट, अगर एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। चलिए क्या है ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा है, which of the following are generally accepted methods of accounting for the price level, तब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड्स कौन कौन से, तो देखिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड नहीं सर, ये मेथड नहीं है, एचआरए का मेथड है, करंट परचेजिंग हाँ ये है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है, यानी बी और डी, आंसर क्या होगा बी और, चलो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, अगले वीडियो में टैक्स कंप्लीट करने के बाद, जैसे टैक्स कंप्लीट होगा फिर एमसीक्यू चलाएंगे सिर्फ, और उसके साथ साथ जो है आपका मिक्स वाला भी चलाएंगे, क्वेश्चन, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, के लिए थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो हिंद।